चलिए बाबा, आज का रिवीजन स्टार्ट करते हैं। आज हम करेंगे टैक्स इनवॉइस, क्रेडिट नोट एंड डेबिट नोट। चलिए शुरू करते हैं टैक्स इनवॉइस का चैप्टर। सर एक लिंकिंग दीजिए। यस बाबा, लिंकिंग ले लीजिए। हमने जीएसटी सीखना स्टार्ट किया था गुड्स और सर्विस से। गुड्स और सर्विस अगर सप्लाई हो गया, सप्लाई या तो इंटरस्टेट सप्लाई होगा या सप्लाई इंट्रास्टेट होगा। इंटरस्टेट सप्लाई सर आईजीएसटी लेवी होगा, इंट्रास्टेट सीजीएसटी लेवी होगा। एक बार जीएसटी लेवी हो गया तो जीएसटी हैज टू बी कलेक्टेड एंड पेड बाय ए टैक्सेबल पर्सन। कैसे कलेक्ट करेगा, कैसे पे करेगा, कैलकुलेट करेगा। जीएसटी इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ सप्लाई इनटू रेट ऑफ टैक्स। आपको जो एक बार वैल्यू मालूम चल गया, आपने मल्टीप्लाई किया रेट ऑफ टैक्स से, आपने जीएसटी फाइंड आउट कर लिया। अब जब सामने वाले व्यक्ति को बोलोगे जीएसटी दे, तो वो बोलेगा टैक्स इनवॉइस दे। तो अब आता है चैप्टर ऑफ टैक्स इनवॉइस, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट एंड डिलीवरी चालान भी चैप्टर में हम सीखने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं टैक्स इनवॉइस का चैप्टर। टैक्स इनवॉइस का चैप्टर स्टार्ट होता है सेक्शन नंबर 31 से। 31, 32, 33 एंड सेक्शन नंबर 34। चलिए शुरू करते हैं सेक्शन नंबर 31 से। सेक्शन नंबर 31 में 31 से सेक्शन नंबर 31 1 से लेके सेक्शन नंबर 31 7 सब सेक्शन तक पढ़ने वाले हैं हम। सेक्शन नंबर 31 1 बोलता है टैक्स इनवॉइस इन केस ऑफ गुड्स। तो अगर आप गुड्स के सप्लायर हैं तो आप टैक्स इनवॉइस कब रेज करेंगे? सर अगर मेरे गुड्स में मूवमेंट है, अगर मेरे गुड्स में मूवमेंट है, मतलब जो सप्लाई, गुड्स में मूवमेंट नहीं, जो मैं सप्लाई कर रहा हूं, सप्लाई इन्वॉल्व्स मूवमेंट, तो उस केस में याद रखिएगा बिफोर और एट द टाइम ऑफ रिमूवल। जब मैं अपने ऑफिस से या फैक्ट्री से गुड्स को रिमूव कर रहा हूं, क्योंकि गुड्स तो रिमूव होंगे, मतलब गुड सप्लाई जो होगा उसमें मूवमेंट है, तो सर मुझे इनवॉइस जनरेट करना है बिफोर और एट द टाइम ऑफ रिमूवल। सर एनी अदर केस, समझ लीजिए मूवमेंट नहीं है तो ये बोल रहे हैं बिफोर और एट द टाइम ऑफ डिलीवरी। डिलीवरी का मतलब नहीं होता, डिलीवरी का मतलब ये नहीं होता डिलीवरी कर दिया घर पे, नहीं। डिलीवरी का मतलब होता है जब आपने रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर कर दिया, या जब आपने सामने वाले व्यक्ति को बोला टेन टेन लीजिए गुड्स आज से आपके हो गए, और सर वहां पे कहीं कोई मूवमेंट नहीं हुआ था, तो उस केस में सर ये बोल रहे हैं जब आपने डिलीवरी दे दिया या जब आपने उसे अवेलेबल करा दिया तब इनवॉइस रेज कर देना। सर इनवॉइस में क्या क्या दिखाना है? DQVTS, डिस्क्रिप्शन, क्वांटिटी, वैल्यू, टैक्स एंड सच अदर पर्टिकुलर्स व्हिच आर टोल्ड इन रूल नंबर 46। ठीक है सर। उसके बाद इनवॉइस बनाओगे आप ट्रिप्लिकेट कॉपी, एक होगा रिसिपिएंट का, एक होगा ट्रांसपोर्टर का, एक होगा सप्लायर का। कितना कॉपीज बनता है? 3 कॉपीज बनता है। एक जाता है किंग के पास, बायर के पास, रिसिपिएंट के पास, एक ट्रांसपोर्टर के पास, और एक आपके पास रह जाता है विद द सप्लायर। ठीक है सर। उसके बाद सेक्शन नंबर 31 2 आता है टैक्स इनवॉइस इन केस ऑफ सर्विसेज। अगर मैं सर्विस का सप्लायर हूं तो सर कब रेज करूंगा इनवॉइस? गवर्नमेंट ने बोला बेटा, सर्विस के सप्लायर को बोला गया है जिस दिन आपने सर्विस कंप्लीट कर दी, मतलब डेट ऑफ प्रोविजनिंग ऑफ सर्विस है उससे, तो बिफोर और आफ्टर द प्रोविजनिंग ऑफ सर्विस, बट मैक्सिमम है विद इन 30 डेज एंड 45 डेज का टाइम लिमिट भी एप्लीकेबल होता है। अगर रूल नंबर 47 बोलता है, प्रोवाइजो है रूल नंबर 47 में, जो बेसिकली बोलता है 45 डेज एप्लीकेबल होगा अगर आप एनबीएफआई है। सर ये एनबीएफआई क्या होता है? एन फॉर एनबीएफसी, बी फॉर बैंकिंग कंपनी, एफ फॉर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड आई फॉर इंश्योरेंस कंपनीज। इनके लिए बेसिकली 45 डेज का टाइम लिमिट है। तो अदरवाइज जनरली सर्विस प्रोवाइडर के लिए 30 डेज का टाइम है, लेकिन अगर आप एनबीएफआई हैं तो आपके लिए 45 डेज का टाइम है। सेम टू सेम चीजें यहां भी है। आपको दिखाना होगा इनवॉइस में डिस्क्रिप्शन, क्वांटिटी, वैल्यू, टैक्स सच अदर पर्टिकुलर्स व्हिच आर टोल्ड इन रूल नंबर 46, लेकिन इधर क्वांटिटी काटा हुआ है क्योंकि सर्विस का केस में आपको क्वांटिटी की जरूरत नहीं पड़ती है। उसके बाद सर सर्विस का केस में सर्विस ट्रांसपोर्ट तो होता नहीं है, तो इनवॉइस सिर्फ डुप्लीकेट होता है, एक रिसिपिएंट का, एक सप्लायर का, एक किंग का, एक मेरा। ठीक है सर, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद जब आप रूल नंबर 46 पढ़ते हो तो रूल नंबर 46 में बोला हुआ है कि सर, मैं आपको रूल नंबर 46 दिखाता हूं, जस्ट ए सेकेंड, ताकि आपको अमेंडमेंट के बारे में भी लिंकिंग मिल जाए। ठीक है, ये जो अमेंडमेंट का पॉइंट है इसको डिस्कस लास्ट में करेंगे। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेक्शन नंबर 31 1 हमने पढ़ा, सेक्शन नंबर 31 2 हमने पढ़ा। सेक्शन नंबर 31 1 हमने पढ़ा कि सर अगर आपकी सप्लाई में सप्लाई इन्वॉल्व्स मूवमेंट, तो इनवॉइस शुड बी जनरेटेड। कब इनवॉइस जनरेट करोगे बेटा? बिफोर और एट द टाइम ऑफ रिमूवल। इनवॉइस में क्या क्या दिखाओगे? डिस्क्रिप्शन, क्वांटिटी, वैल्यू, टैक्स सच अदर पर्टिकुलर्स एज टोल्ड इन रूल नंबर 46। और सर इनवॉइस के कितने कॉपी होंगे? 3 कॉपी, रिसिपिएंट, ट्रांसपोर्टर एंड सप्लायर। ठीक है सर। उसके बाद अगर मैं सर्विस का सप्लायर हूं तो बिफोर और एट द टाइम
ऑफ प्रोविजनिंग ऑफ सर्विस, बट बिफोर और आफ्टर, बिफोर भी कर सकते हो एट द टाइम और आफ्टर द प्रोविजनिंग ऑफ सर्विस, बट विद इन 30 डेज और 45 डेज में आपको करना है। 45 डेज एनबीएफआई के केस में लगेगा। और सर सेम डिस्क्रिप्शन, क्वांटिटी, वैल्यू, टैक्स, सच अदर पर्टिकुलर, लेकिन क्वांटिटी नहीं चाहिए, डुप्लीकेट कॉपी होना चाहिए। 2 कॉपी में बना सकते हो, एक रिसिपिएंट के लिए, एक अपने लिए, ठीक है सर। उसके बाद सेक्शन नंबर 31(3) आता है। सेक्शन नंबर 31(3) में हम बेसिकली बात करते हैं RNBA, आर एन बार में एसपी गया, आर एन बार एसपी, आर फॉर रिवाइज टैक्स इनवॉइस, एन फॉर नो टैक्स इनवॉइस, कब कब टैक्स इनवॉइस नहीं चाहिए, बी फॉर बिल ऑफ सप्लाई, ए फॉर एडवांस का केस में रिसीट वाउचर, आर फॉर रिफंड का केस में रिफंड वाउचर, एस फॉर सेल्फ इनवॉइस एंड पी फॉर पेमेंट वाउचर। चलिए समझते हैं इसके बारे में। सेक्शन नंबर 31(3) बोलता है Notwithstanding anything contained in subsection 1 and 2, जो सेक्शन नंबर 1 and 2 में बोला है, सबसेक्शन 1 and 2 में जो बोला है भाड़ में जाए, ठीक है सर। अब इन्होंने बोला अगर एक रजिस्टर्ड पर्सन है तो रजिस्टर्ड पर्सन इशू कर सकता है रिवाइज टैक्स इनवॉइस विद इन 1 मंथ ऑफ इशुएंस ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। सो फॉर एन एग्जांपल में यहां लायबल हो गया, उसके बाद मुझे अप्लाई करना था रजिस्ट्रेशन के लिए विद इन 30 डेज। अब मैंने विद इन 30 डेज अप्लाई किया, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ग्रांटेड हुआ, तो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट को यहां से इफेक्टिव कराया जाएगा फ्रॉम द डेट आई बिकम लायबल। तो फ्रॉम द डेट आई बिकम लायबल टिल द ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, जो भी सप्लाई मैंने किया था उसके लिए मैं रिवाइज टैक्स इनवॉइस इशू कर सकता हूं फ्रॉम द डेट ऑफ इशुएंस ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट विद इन 1 मंथ, ठीक है सर। यही बोला गया है कि सर 1 मंथ, याद रखना, रिवाइज टैक्स इनवॉइस शुड बी इशूड विद इन 1 मंथ ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, और that is for the invoices which are issued between effective date till the date of issuance of registration certificate। so जिस दिन आप लायबल हो गए, आपने 30 डेज में अप्लाई किया, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिला, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट यहां से वैलिड हुआ, तो सर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट से जिस दिन से वैलिड हुआ उस दिन से लेकर जिस दिन तक इशू हुआ था, बेसिकली फ्रॉम द डेट यू बिकम लायबल टिल द डेट ऑफ इशुएंस ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, जो भी आपने सप्लाई किया था उसके लिए आप रिवाइज टैक्स इनवॉइस इशू करके कस्टमर से जीएसटी कलेक्ट करके गवर्नमेंट को पे कर सकते हो। और यही यहां पे बोला गया है कि सर आप रिवाइज टैक्स इनवॉइस इशू कर सकते हो। अब लोगों ने पूछा क्या सर हर एक चीज के लिए रिवाइज टैक्स इनवॉइस इशू करें, जितना सप्लाई किया था सबके लिए रिवाइज टैक्स इनवॉइस इशू करना है? तो गवर्नमेंट ने यहां बोल दिया आप कंसोलिडेटेड रिवाइज टैक्स इनवॉइस इशू कर सकते हो कि सर अगर आपने रजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई किया था तो कंसोलिडेटेड रिवाइज टैक्स इनवॉइस इशू नहीं कर सकते। चलिए आपको इसके बारे में फटाफट एक बार बोल देता हूं कि सर मैं यहां लायबल हो गया, यहां लायबल होने के बाद मैंने 1 महीना में रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया, यहां रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिल गया, इसको यहां से इफेक्टिव कराया गया, तो इस दौरान जो भी आपने सप्लाईज किया था उस सप्लाईज के लिए आप रिवाइज टैक्स इनवॉइस इशू कर दोगे, ठीक है सर। रिवाइज टैक्स इनवॉइस विद इन 1 मंथ आपको इशू करना है, 1 मंथ, 30 डेज नहीं, 1 मंथ, 1 मंथ, 1 मंथ, ठीक है सर। अब ये जो सप्लाईज किया था इसके लिए जिसके लिए मैं रिवाइज टैक्स इनवॉइस इशू कर रहा हूं, इन सप्लाईज के लिए कंसोलिडेटेड रिवाइज टैक्स इनवॉइस भी अलाउड है। सर अगर मैंने सप्लाईज किया तो रजिस्टर्ड पर्सन, तो सर रजिस्टर्ड पर्सन चाहे इंट्रा था चाहे इंटर था, कंसोलिडेटेड रिवाइज टैक्स इनवॉइस तो पॉसिबल नहीं है। याद रखिएगा रजिस्टर्ड पर्सन रिलेटेड कोई कंसोलिडेटेड रिवाइज टैक्स इनवॉइस पॉसिबल नहीं है। नो रिवाइज कंसोलिडेटेड रिवाइज टैक्स इनवॉइस टू ए रजिस्टर्ड पर्सन वेदर इंट्रा और इंटर, जो आपने रिवाइज टैक्स इनवॉइस इशू करना है वो सिर्फ अनरजिस्टर्ड पर्सन रिलेटेड होता है, ठीक है। तो अगर सर मैंने जो सप्लाईज की थी वो अनरजिस्टर्ड पर्सन को था, इंट्रा स्टेट था, तो सर इंट्रा स्टेट के लिए कोई बात नहीं, आप कंसोलिडेटेड रिवाइज टैक्स इनवॉइस इशू कर सकते हो, ठीक है सर। अगर इंटरस्टेट था, इंटरस्टेट के लिए भी कंसोलिडेटेड रिवाइज टैक्स इनवॉइस इशू कर सकते हो, लेकिन अगर वैल्यू ऑफ ए सप्लाई इज ग्रेटर देन 2.5 लाख तो उसके लिए आपको इंडिविजुअल रिवाइज टैक्स इनवॉइस देना पड़ेगा, कंसोलिडेटेड रिवाइज टैक्स इनवॉइस पॉसिबल नहीं है। बस इतना ही बात यहां पे बोला है। फॉर इंटरस्टेट सप्लाई और फॉर इंटरस्टेट सप्लाई कंसोलिडेटेड रिवाइज टैक्स इनवॉइस इशू कर सकते हो फॉर ऑल टैक्सेबल सप्लाई, लेकिन यहां पे भी इशू कर सकते हो, लेकिन नॉट फॉर इफ कंसोलिडेटेड रिवाइज टैक्स इनवॉइस इफ वैल्यू इज मोर देन 2.5 लाख, जिसे हम B2C लार्ज इनवॉइसेस बोलते हैं, ठीक है सर। उसके बाद नेक्स्ट नो रिवाइज टैक्स, नो इनवॉइस, सर कोई टैक्स इनवॉइस देने की जरूरत ही नहीं है आपको अगर वैल्यू ऑफ सप्लाई रिवाइज टैक्स रिवाइज टैक्स इनवॉइस से बाहर आते हैं, ठीक है। अब सुनिए, रजिस्टर्ड पर्सन नॉट टू इशू टैक्स इनवॉइस, मुझे टैक्स इनवॉइस इशू ही नहीं करना है अगर वैल्यू ऑफ माय सप्लाई इज लेस देन 200 रुपीज, प्लस मेरा जो रिसिपिएंट है वो अनरजिस्टर्ड है और रिसिपिएंट बोलता है मुझे नहीं चाहिए एक इनवॉइस, ठीक है सर। अगर ही डज नॉट रिक्वायर्ड, अगर वो मांग लिया तो आपको देना पड़ेगा। फॉर एन एग्जांपल मैं एक छोटा शॉपकीपर हूं, बच्चे आए, अंकल 2 रुपए का एक चॉकलेट दीजिए, दे दिया चॉकलेट, उसके लिए क्या इनवॉइस इशू करो? नहीं चाहिए। लेकिन ये जो 2 रुपया, 3 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया का सेल हो रहा है, एट द एंड ऑफ द डे मुझे रजिस्टर्ड पर्सन टू इशू कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस एट द एंड ऑफ द डे फॉर ऑल सच सप्लाईज। आपको सारे सप्लाईज को एज सेल टू अनरजिस्टर्ड पर्सन आपको
एक कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस, कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस, नॉट कंसोलिडेटेड रिवाइज टैक्स इनवॉइस। रिवाइज टैक्स इनवॉइस का कॉन्सेप्ट ऑलरेडी जा चुका है, ठीक है सर, लेकिन ये कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल नहीं होता है कि आप लेस देन 200 के लिए इनवॉइस ना दे, ये एप्लीकेबल नहीं होता है फॉर मल्टीप्लेक्स। मल्टीप्लेक्स थिएटर्स को बोला गया है कि बेटा अगर आप एक मल्टीप्लेक्स हो तो आपको कंपल्सरी ई टिकट इशू करना है। ई टिकट will be deemed as a tax invoice, आपको रिसिपिएंट का डिटेल कैप्चर नहीं करना है। ऑल्सो दे हैव टू इशू ए टिकट इवन इफ द वैल्यू इज लेस देन 200 रुपीज, ठीक है सर, ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब जो नेक्स्ट आता है वो आता है बी फॉर बिल ऑफ सप्लाई। सर अगर रजिस्टर्ड पर्सन एग्जेम्प्टेड गुड सर्विसेज और बोथ सप्लाई कर रहा है या सर एक कॉम्पोजिशन डीलर है, तो बेटा वो क्या करेगा, बिल ऑफ सप्लाई इशू करेगा, टैक्स इनवॉइस नहीं देगा, बिल दे देगा, बस एक छोटा सा बिल ऑफ सप्लाई दे देगा। और सर सेम कॉन्सेप्ट यहां पे भी एप्लीकेबल है कि बिल ऑफ सप्लाई का जरूरत नहीं है अगर वैल्यू लेस देन 200 रुपीज है। लेस देन 200, लेस देन 200, बेटा याद रखना, लेस देन 200 है तो इनवॉइस या बिल ऑफ सप्लाई नहीं चाहिए, 200 या उससे ज्यादा है तो चाहिए। नेक्स्ट, रजिस्टर्ड पर्सन ऑन रिसीट ऑफ एडवांस, अगर आपको कोई एडवांस मिला है तो बेटा याद रखना एडवांस के केस में इन्होंने यहां पे लिखा है रजिस्टर्ड पर्सन ऑन रिसीट ऑफ एडवांस विद रिस्पेक्ट टू गुड सर्विसेज और बोथ। आप जब रिसीव करोगे तो आपको रिसीट वाउचर देना पड़ेगा एविडेंसिंग द रिसीट ऑफ पेमेंट। और सर अगर आपको सप्लाई या रेट ऑफ टैक्स डिटरमाइनेबल नहीं है तो इंटरस्टेट सप्लाई मानेगा और 18% जीएसटी गवर्नमेंट को दे दीजिएगा। लेकिन बेटा इस पॉइंट में एक बात याद रखिएगा कि टाइम ऑफ सप्लाई का जब हम चैप्टर पढ़ते हैं तो टाइम ऑफ सप्लाई के चैप्टर में विद रिस्पेक्ट टू गुड्स आपको एडवांस पे जीएसटी देने की जरूरत नहीं है, बस सर्विसेज में आपको एडवांस पे जीएसटी देना है। तो याद रखिएगा सर्विसेज के केस में आप एडवांस पे जीएसटी दोगे, गुड्स पे आप एडवांस पे जीएसटी नहीं दोगे, ठीक है सर, ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब सर्विसेज के केस में मैंने अगर एडवांस पे जीएसटी दे दिया, रिफंड का चैप्टर लिंक कर रहा हूं, ठीक है, अगर मैंने सर्विसेज के केस में रिफंड एडवांस पे जीएसटी दे दिया और बाद में सर्विस कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया तो बेटा आप भी गवर्नमेंट से रिफंड मांग लीजिए जीएसटी आरएफडी 01 फाइल करके। तो अगर एडवांस रिसीव किया था, रिसीट वाउचर दिया था, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया तो गवर्नमेंट से आप भी रिफंड मांग सकते हो जीएसटी आरएफडी 01 फाइल करके। रिफंड चैप्टर में आता है ये पॉइंट, ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। उसके बाद सर अभी तक हमने पढ़ा रिवाइज टैक्स इनवॉइस, आर फॉर रिवाइज टैक्स इनवॉइस, एन फॉर नो टैक्स इनवॉइस, बी फॉर बिल ऑफ सप्लाई, ए फॉर एडवांस का केस में रिसीट वाउचर, आर फॉर रिफंड वाउचर। अगर आपने सप्लाई भी नहीं किया, अगर आपने टैक्स इनवॉइस भी नहीं दिया है अगेंस्ट द एडवांस जो आपको मिला था, तो बस आप एक रिफंड वाउचर दे दीजिए, सामने वाले को रिफंड वाउचर दे दीजिए और गवर्नमेंट भी आपका जीएसटी रिफंड कर देगा, एडजस्टमेंट नहीं होता है, ठीक है सर। उसके बाद देखिए अगर टैक्स इनवॉइस इशू किया था तो क्रेडिट नोट इशू करके एडजस्टमेंट करना पड़ता है, लेकिन अगर एडवांस रिसीव किया था और आपने एडवांस के अगेंस्ट रिसीट वाउचर दिया था और अब रिफंड वाउचर दे रहे हो तो गवर्नमेंट भी आपको रिफंड देता है, एडजस्टमेंट ऑफ टैक्स लायबिलिटी नहीं होता है, ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। उसके बाद अगर रजिस्टर्ड पर्सन इज लायबल टू पे टैक्स अंडर सेक्शन नंबर 93 और 94 ही विल इशू एन इनवॉइस, ठीक है सर, अगर मुझे रिवर्स चार्ज में टैक्स पे करना है, अगर सप्लायर रजिस्टर्ड पर्सन है तो मुझे टैक्स इनवॉइस दे देगा। अगर जो सप्लायर है, सॉरी मैंने एक सप्लाई लिया एक पर्सन से जिसपे टैक्स मुझे रिवर्स चार्ज में देना है अंडर सेक्शन नंबर 93 एंड 94, अगर वो सप्लायर जो है वो रजिस्टर्ड पर्सन है तो मुझे इनवॉइस दे देगा, इनवॉइस में लिख देगा कि टैक्स इज पेएबल अंडर आरसीएम, बात खत्म हो गई। लेकिन अगर वो अनरजिस्टर्ड पर्सन है तो विथ रेस्पेक्ट टू गुड सर्विसेज और बोथ रिसीव्ड फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन ऑन द डेट ऑफ रिसीट मुझे एक इनवॉइस जनरेट करना पड़ेगा, जिसे प्रैक्टिकली हम एक सेल्फ इनवॉइस भी बोलते हैं। उसके बाद रजिस्टर्ड पर्सन लायबल टू पे टैक्स अंडर सेक्शन नंबर 93 एंड 94, सर अगर मुझे सप्लायर ने सप्लाई किया है और उस सप्लाई के ऊपर ये सप्लायर ने मुझे सप्लाई किया है और उस सप्लाई के ऊपर मुझे टैक्स अंडर 93 एंड 94 अंडर आरसीएम देना है, तो बेटा इस केस में मैंने जब इसे पेमेंट करना है तो मुझे एक पेमेंट वाउचर इशू करना पड़ता है, बस यही बोल रहे हैं। एट द टाइम ऑफ मेकिंग द पेमेंट टू द सप्लायर वेदर सप्लायर रजिस्टर्ड या अनरजिस्टर्ड हो, बेटा दोनों ही केस में आपको पेमेंट वाउचर तो इशू करना पड़ेगा, ठीक है सर। अभी तक आपने क्या बोला, मैंने आपको सेक्शन नंबर 31(1) बोला कि सर अगर मैं गुड्स का सप्लायर हूं, एट द टाइम ऑफ रिमूवल मुझे इनवॉइस इशू करना है, या एट द टाइम ऑफ डिलीवरी और मेकिंग इट अवेलेबल, डिलीवरी और मेकिंग इट अवेलेबल अगर गुड्स का मूवमेंट का केस नहीं है, ठीक है सर, सप्लाई में मूवमेंट का केस नहीं है, ठीक है सर। सेक्शन नंबर 31(2) हमें बोला सर्विसेज के केस में 30 डेज और 45 डेज, ठीक है सर। सेक्शन नंबर 31(3) हमें बोला रिवाइज टैक्स इनवॉइस, एन फॉर नो टैक्स इनवॉइस, बी फॉर बिल ऑफ सप्लाई, एडवांस का केस में रिसीट वाउचर, आर का केस में रिफंड वाउचर, एन एस का केस में सेल्फ इनवॉइस एंड पी फॉर पेमेंट वाउचर, आर एन बार एसपी, ठीक है सर। उसके बाद सेक्शन नंबर 31(4) बोला कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स का अगर मामला है, कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स वो होते हैं जो कंटिन्यूसली ऑन रिकरेंट बेसिस सप्लाई किए जाते हैं, उस केस में याद रखिएगा
अगर मुझे सक्सेसिव स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स देने हैं तो सर इनवॉइस शुड बी बिफोर एट द टाइम ऑफ ई स्टेटमेंट इज इशूड। अगर स्टेटमेंट का मामला है ही नहीं, सिर्फ पेमेंट रिसीव होना है, तो सर अगर सक्सेसिव पेमेंट्स आर इन्वॉल्व तो ऑन और बिफोर और रिसीट ऑफ सच पेमेंट व्हेन सच पेमेंट्स आर रिसीव्ड मुझे इनवॉइस देना पड़ेगा। ठीक है, ईच पेमेंट इज रिसीव्ड, उससे पहले मुझे यहां पे इनवॉइस बिफोर और एट द टाइम ऑफ सच पेमेंट्स आर रिसीव्ड मुझे इनवॉइस देना पड़ेगा। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। उसके बाद सेक्शन नंबर 31(5) आता है कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस। याद रखिएगा, कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस उसे ही बोलते हैं जो कंटिन्यूसली ऑन रिकरेंट बेसिस दिया जाता है, लेकिन जिसका पीरियड ग्रेटर देन 3 मंथ्स है। कितना सर? ग्रेटर देन 3 मंथ्स का पीरियड होता है। यहां आपको ध्यान रखना है, अगर कॉन्ट्रैक्ट में पेमेंट डेट असर्टेनेबल है, ड्यू डेट ऑफ पेमेंट असर्टेनेबल है, तो सर ऑन और बिफोर ड्यू डेट इनवॉइस देना पड़ेगा। अगर पेमेंट का डेट असर्टेनेबल नहीं है तो जिस दिन मुझे पेमेंट मिला ऑन और बिफोर रिसीट ऑफ पेमेंट मुझे इनवॉइस देना पड़ेगा। अगर पेमेंट लिंक टू कंप्लीशन ऑफ एन इवेंट है, जब मैं इवेंट कंप्लीट करूंगा ऑन और बिफोर कंप्लीशन ऑफ दैट इवेंट मुझे इनवॉइस देना पड़ेगा। याद रखिएगा ये बात बहुत क्लियरली। अगर मैंने आपको कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस दिया है, कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस तभी होगा व्हेन इट इज फॉर ए पीरियड ग्रेटर देन 3 मंथ, ग्रेटर देन 3 मंथ। ठीक है सर। उसके बाद अगर ड्यू डेट ऑफ पेमेंट कि मुझे कब आपसे पेमेंट लेना है, वो ड्यू डेट ऑफ पेमेंट असर्टेनेबल है तो इनवॉइस शुड बी ऑन और बिफोर द ड्यू डेट। अगर ड्यू डेट असर्टेनेबल नहीं है, आप बस मुझे पेमेंट कर देते हो, तो मुझे ऑन और बिफोर रिसीट ऑफ सच पेमेंट मुझे आपको इनवॉइस देना पड़ेगा। अगर पेमेंट लिंक टू कंप्लीशन ऑफ एन इवेंट है, जैसे जैसे मैं इवेंट कंप्लीट करता रहूंगा वैसे वैसे मुझे इनवॉइस देते रहना है ऑन और बिफोर कंप्लीशन ऑफ द इवेंट। उसके बाद सेक्शन नंबर 31(6) आता है सप्लाई ऑफ सर्विस सीजेस बिफोर कंप्लीशन। सर कंप्लीशन से पहले ही मैंने जो सर्विस देना था वो स्टॉप हो गया, समझ लीजिए आधा ही सर्विस दिया मैंने, तो जितना सर्विस दिया है जब सप्लाई ऑफ सर्विस सीज हुआ उस दिन इनवॉइस दे देना। इनवॉइस एट द टाइम ऑफ सीजेशन टू द एक्सटेंट ऑफ सप्लाई बिफोर सीजेशन। ठीक है सर, जितना मैंने सर्विस दे दिया था, रुक बेटा रुक, ले इनवॉइस लेके जा, जितना सर्विस दिया है उतने का इनवॉइस आप दे दीजिएगा। उसके बाद गुड सेंट ऑन अप्रूवल का बेसिस में, गुड सेंट ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस में याद रखिएगा आपको इनवॉइस देना है बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई। जिस दिन उसने, समझ लीजिए आपने गुड्स यहां भेजे हैं, इस दिन से आपको 6 महीने का टाइम लिमिट मिलता है। याद रखिएगा 6 महीने में आपने अगर इनवॉइस, 6 महीने में अगर अप्रूवल मिल गया उस दिन इनवॉइस दे दीजिएगा। अगर 6 महीने में अप्रूवल नहीं मिला, जिस दिन 6 महीने खत्म हो गए, तो याद रखिएगा उसके नेक्स्ट डे आपको इनवॉइस रेज कर देना है। यही बोला इन्होंने। तो समझ लीजिए मैंने गुड्स अगर 1 जनवरी को भेजा था तो 6 महीने खत्म हो रहे हैं 30 जून को, तो सर याद रखिएगा यहां पे 180 डेज जैसे ही खत्म हो गए आपको इनवॉइस रेज कर देना है। यही बोला है 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ रिमूवल विच एवर इज अर्लियर। मतलब जो लास्ट डे होता है ना, बेसिकली अगर आप देखोगे तो यहां पे अगर 1 जनवरी, देखिए आप 6 मंथ कैसे कैलकुलेट करोगे सर? 1 जनवरी से अगर आप 6 मंथ देखोगे तो 1 फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। 1 जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। ठीक है सर, सॉरी फरवरी, मार्च, अप्रैल, कैसे होगा ये? हाँ ठीक है, फरवरी, 1 फरवरी आ गया, 1 मार्च आ गया, 1 अप्रैल आ गया, 1 मई आ गया, 1 जून आ गया, 1 2 3 4 5 और 1 जुलाई आ गया। यहां आपका 6 मंथ खत्म हुआ तो ये लास्ट डे है जब आपको इनवॉइस रेज कर देना है। ये लिखा है देखिए 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ रिमूवल। जैसे ही 6 मंथ खत्म हो गए सर उस दिन आपको इनवॉइस रेज कर देना है। मतलब इस दिन आपको, ये लास्ट डे होगा जब आपको इनवॉइस रेज कर देना है, 6 मंथ फ्रॉम। ठीक है सर। उसके बाद गुड्स ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस का केस में इन्होंने बोल दिया है यहां पे कि सर इनवॉइस शुड बी रेज्ड ऑन और बिफोर, इनवॉइस शुड बी रेज्ड। हाँ, तो आपको ध्यान रखना है कि सर गुड्स शुड बी गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल का केस में क्या होगा सर? इनवॉइस शुड बी ऑन बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई और 6 मंथ फ्रॉम रिमूवल विच एवर इज अर्लियर। तो सर समझ लीजिए मैंने गुड्स को 1 जनवरी में भेजा है, 6 मंथ कब से हो गया? 1 जनवरी से लेके 6 मंथ आप कैलकुलेट कर लीजिए एग्जैक्टली डेट टू डेट। और सर आपको इनवॉइस, अगर सर समझ लीजिए अप्रूवल यहां मिल गया तो आपको यहां पे इनवॉइस देना है। अगर यहां अप्रूवल नहीं मिला तो एक काम करिएगा, ये लास्ट डे होगा जब आपको इनवॉइस रेज कर देना है। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद सेक्शन नंबर 31, ठीक है, सेक्शन नंबर 31(1) हमने पढ़ लिया कि गुड्स का केस में कब इनवॉइस रेज करना है। 31(2) पढ़ लिया, सर्विस का केस में 31(3) पढ़ लिया, R&बार SP। सेक्शन नंबर 31(4) पढ़ लिया कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स, कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस सीजेस एंड द लास्ट वन गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल। सेक्शन नंबर 31 यहां खत्म हुआ। अब आता है सेक्शन नंबर 32। सेक्शन नंबर 32 बोलता है
प्रोहिबिशन ऑफ अनऑथराइज कलेक्शन ऑफ टैक्स, कि सर अगर आप एक अनरजिस्टर्ड पर्सन है तो आपको टैक्स कलेक्ट ही नहीं करना है, इन यू शुड नॉट कलेक्ट एनी अमाउंट बाय वे ऑफ टैक्स। और अगर आप एक रजिस्टर्ड पर्सन है तो यू शुड कलेक्ट इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ द एक्ट और रूल। तो सर अनरजिस्टर्ड पर्सन को कलेक्ट ही नहीं करना है और रजिस्टर्ड पर्सन शुड ऑलवेज कलेक्ट इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ द एक्ट और रूल्स। ठीक है सर। उसके बाद सेक्शन नंबर 33 आता है कि सर अगर कोई सप्लाई आपने किया है फॉर ए कंसिडरेशन, तो याद रखिएगा एवरी पर्सन हु इज लायबल टू पे टैक्स आपको प्रीडोमिनेंटली इंडिकेट करना है इन ऑल द डॉक्यूमेंट रिलेटिंग टू असेसमेंट, टैक्स इनवॉइस एंड एनी अदर लाइक डॉक्यूमेंट द अमाउंट ऑफ टैक्स। मतलब आपको हमेशा टैक्स अमाउंट को अपने डॉक्यूमेंट में अलग से दिखाना है। अगर आपने कोई सप्लाई किया फॉर ए कंसिडरेशन तो आपको टैक्स अमाउंट को अलग से दिखाना है। बिसाइड दिस आपको एग्जाम में ये पूछते हैं कि राम एक सप्लायर था, कभी कभी पूछ लेते हैं उसने सप्लाई किया है और अपने इनवॉइस में क्या उसे टैक्स अमाउंट सेपरेटली दिखाना है। बेटा याद रखिएगा एज पर सेक्शन नंबर 33 भी यही बोला गया है कि आपको अमाउंट ऑफ टैक्स दिखाना है। और अगर आप रूल नंबर 46 पढ़ोगे, रूल नंबर 46 में रूल नंबर 46M होता है, उसमें भी बोला गया है कि अमाउंट ऑफ टैक्स चार्ज इन रेस्पेक्ट ऑफ टैक्सेबल गुड्स और सर्विस आपको अलग से दिखाना है। रूल नंबर 46M में भी बोला जाता है ये, जो रूल नंबर 46 आपको बोलता है कि आपको टैक्स इनवॉइस में क्या क्या डिटेल दिखाना चाहिए, उसमें बोला गया है कि अमाउंट ऑफ टैक्स आपको दिखाना पड़ेगा। ठीक है सर, याद रखिएगा। तो अगर एग्जाम में ऐसा कोई क्वेश्चन पूछ ले कि राम एक सप्लायर है, उसने सप्लाई किया है, क्या उसे टैक्स अमाउंट अलग से दिखाना है? यस बाबा, एज पर सेक्शन नंबर 33 भी दिखाना पड़ता है और रूल नंबर 46 भी सेम चीज बोलता है। उसके बाद अब मैंने आपको पढ़ा दिया टैक्स इनवॉइस के चैप्टर में हमने पढ़ लिया सेक्शन नंबर 31। यस सर, सेक्शन नंबर 31 हो गया। सेक्शन नंबर 31 1 गुड्स के बारे में बोला, 2 सर्विसेज के बारे में बोला, 3 सर रिवाइज टैक्स इनवॉइस, नो टैक्स इनवॉइस, बिल ऑफ सप्लाई, एडवांस का केस में रिसीट वाउचर, रिफंड वाउचर सर, उसके बाद सेल्फ इनवॉइस एंड पेमेंट वाउचर के बारे में बोला, 31 4 कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स के बारे में, 5 कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस के बारे में, 6 सप्लाई ऑफ सर्विसेज है, 7 बोला अप्रूवल के केस में इनवॉइस कितने दिन में रेज करना है। उसके बाद 32 आया कि सर अनरजिस्टर्ड पर्सन हो तो कलेक्ट मत करिएगा, रजिस्टर्ड पर्सन हो तो जैसा एक्ट और रूल्स में बोला गया है वैसा ही कलेक्ट कीजिएगा। उसके बाद 33 बोलता है प्लीज शो द अमाउंट ऑफ टैक्स सेपरेटली। ठीक है सर। उसके बाद सेक्शन नंबर 34 आता है जो क्रेडिट नोट एंड डेबिट नोट की बात करता है। सेक्शन नंबर 34 1 एंड 2 क्रेडिट नोट की बात करता है, 34 3 एंड 4 जो है वो डेबिट नोट की बात करता है। चलिए फटाफट देख लेते हैं कि सर अगर मुझे क्रेडिट नोट इशू करना है तो सेक्शन नंबर 34 1 बोलता है वेयर वन और मोर टैक्सेबल इनवॉइस, वेयर वन और मोर टैक्स इनवॉइस आपने इशू किया है और अब उन इनवॉइस रिलेटेड अगर आपने टैक्सेबल वैल्यू टैक्स ज्यादा चार्ज कर लिया, टैक्सेबल वैल्यू या टैक्स चार्ज कर लिया है ज्यादा, गुड सप्लाइड रिटर्न बाय द रिसिपिएंट, अगर आपने जो गुड सप्लाई किए थे वो रिटर्न कर दिए गए, गुड सर्विसेज और बोथ सप्लाइड फाउंड टू बी डेफिशिएट। ठीक है सर, आपने जो गुड सर्विसेज और बोथ सप्लाई किए थे वो डेफिशिएट है। तो इन 3 केसेस में याद रखिएगा जो रजिस्टर्ड सप्लायर है वो क्या करेगा, एक क्रेडिट नोट इशू कर देगा इन ए फाइनेंशियल ईयर, ही मे इशू ए क्रेडिट नोट। तो याद रखिएगा अगर मैंने कोई टैक्स इनवॉइस इशू किया है, टैक्सेबल वालों या टैक्स ज्यादा चार्ज कर लिया है, गुड सप्लाई किए थे या सर्विस सप्लाई, गुड सप्लाई किए थे वो रिटर्न आ गए, सर्विस रिटर्न नहीं होती। ठीक है सर। उसके बाद गुड सर्विसेज और बोथ जो मैंने सप्लाई किए थे वो डेफिशिट हो गए, तो उस केस में जो रजिस्टर्ड सप्लायर है वो 1 और मोर क्रेडिट नोट इशू कर सकता है। मैं क्या इशू कर सकता हूं? क्रेडिट नोट इशू कर सकता हूं। और सर क्रेडिट नोट बेसिकली क्या होता है, इनवॉइस का जो अमाउंट है उसको काटता है एक क्रेडिट नोट। जिस मंथ मैंने क्रेडिट नोट इशू कर दिया उस मंथ क्रेडिट नोट को डिस्क्लोज कर दूंगा अपने रिटर्न में और मेरा लायबिलिटी एडजस्ट हो जाएगा। तो यही बोला है इन्होंने, रजिस्टर्ड पर्सन से डिक्लेयर द क्रेडिट नोट for the month in which it was issued but not later than the मतलब maximum time limit to go ahead and issue and declare a credit note is 30th November of the next financial year। इस ईयर रिलेटेड जो इनवॉइस है उसके लिए आप जब क्रेडिट नोट इशू करोगे तो आपको 30th नवंबर ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर तक इशू करके डिक्लेयर कर देना है और एनुअल रिटर्न का फाइलिंग डेट विच एवर इज अर्लियर, और आपको टैक्स लायबिलिटी का एडजस्टमेंट दे दिया जाएगा। ठीक है सर। उसके बाद याद रखिएगा अगर आपने टैक्स का बर्डन सामने वाले को ऑलरेडी पास ऑन कर दिया था तो सर उस केस में नो एडजस्टमेंट इफ इंसिडेंस ऑफ टैक्स एंड इंटरेस्ट हैज ऑलरेडी बीन पास्ड ऑन। सर आपने कस्टमर को अगर टैक्स अमाउंट रिटर्न नहीं किया, आपने सिर्फ उसे वैल्यू रिटर्न कर दिया था, तो गवर्नमेंट भी आपको जीएसटी रिटर्न मतलब टैक्स लायबिलिटी का एडजस्टमेंट नहीं देगा। उसके बाद सेक्शन नंबर 34(3) आता है कि सर अगर मैंने 1 और मोर टैक्स इनवॉइसेस इशू किए हैं फॉर द सप्लाई एंड टैक्सेबल वैल्यू एंड टैक्स चार्जेस लेस,
अगर मैंने कम चार्ज कर लिया था तो बेटा इनवॉइस के साथ जुड़ता है एक डेबिट नोट, और आप एक्स्ट्रा चार्ज करोगे तो एक्स्ट्रा चार्ज करने के लिए इसे डेबिट नोट को एक सप्लीमेंट्री टैक्स इनवॉइस भी बोला जाता है। ये टैक्स इनवॉइस के साथ अटैच होता है बेसिकली, मतलब आपने इनवॉइस दे दिया था, अब एडिशन के लिए आप डेबिट नोट दे सकते हो। तो रजिस्टर्ड पर्सन शैल इशू वन और मोर डेबिट नोट। गवर्नमेंट बोलता है आप एडिशनल चार्ज करोगे तो एडिशनल जीएसटी मिलेगा, तो उसके लिए कोई टाइम लिमिट नहीं है। जब पता चला कि आपने कम चार्ज किया था सामने वाले व्यक्ति को, ज्यादा चार्ज कर लेना और जीएसटी ज्यादा ले लेना। गवर्नमेंट बोलता है लेने में हमें कोई रोक टोक नहीं है, जब चाहो इशू कर देना। नो टाइम लिमिट टू इशू एंड जस्ट डिक्लेयर इन द मंथ ऑफ रिटर्न ऑफ द मंथ ऑफ इशू। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। उसके बाद सेक्शन नंबर 31 हमने पढ़ लिया, 32 हमने पढ़ लिया, 33 पढ़ लिया, सेक्शन नंबर 34 पढ़ लिया। अब उसके अलावा अगर आप देखोगे छोटे छोटे पॉइंट है, चलिए कवर करना स्टार्ट करते हैं। सुनिए, अगर आप रूल नंबर 46 देखोगे, मैं आपको एक बार रूल नंबर 46 दिखाना चाहता हूं। सर आप रूल नंबर 46 दिखाओगे? यस बाबा। अगर रूल नंबर 46 आप देखोगे तो रूल नंबर 46 में बोला हुआ है, ये रहा रूल नंबर 46 बोलता है कि सर रूल नंबर 46 में जो एफ पॉइंट है वो बोलता है जब आपका वैल्यू ऑफ सप्लाई इज लेस देन 250,000 रुपीज तो इनवॉइस शुड मेंशन द नेम ऑफ द एड्रेस ऑफ द रिसिपिएंट, एड्रेस ऑफ डिलीवरी, स्टेट एंड स्टेट कोड ओनली इफ रिक्वेस्टेड बाय द रिसिपिएंट। तो सर अगर मेरा सप्लाई है उसका वैल्यू लेस देन 50,000 रुपीज है तो मुझे नेम, एड्रेस ऑफ रिसिपिएंट, एड्रेस ऑफ डिलीवरी, स्टेट कोड एंड वगैरह, स्टेट वगैरह तभी मेंशन करना है अगर रिसिपिएंट मांगे। अदरवाइज मुझे कोई यहां पे स्टेट कोड वगैरह मेंशन करने की, नाम ऑफ द रिसिपिएंट वगैरह मेंशन करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है सर। अब देखिए, अब यहां पे एक प्रोवाइजो इंसर्ट कर दिया गया कि अगर ई कॉमर्स ऑपरेटर एंड ओआईडीआर सप्लाइंग, ई कॉमर्स ऑपरेटर है या ओआईडीआर सप्लायर है, तो यही यहां पे बोला गया है ई कॉमर्स ऑपरेटर है वेयर द टैक्सेबल सर्विसेज, टैक्सेबल सर्विस का बात याद किया है, वेयर एनी टैक्सेबल सर्विस इज सप्लाइड थ्रू एन ई कॉमर्स ऑपरेटर और by supplier of OIDAR services to a recipient who is unregistered, तो उस केस में याद रखिएगा irrespective of the value आपको एक टैक्स इनवॉइस देना है और टैक्स इनवॉइस में मेंशन करना है it shall contain the name and address of the recipient, recipient का एड्रेस लिखना है along with the pin code and the name of the state and सर द सेड एड्रेस शैल बी डीम्ड एज एड्रेस ऑन रिकॉर्ड ऑफ द रिसिपिएंट। कि सर मेरे पास रिसिपिएंट का कौन सा एड्रेस है, क्योंकि आप जब प्लेस ऑफ सप्लाई चैप्टर पढ़ते हो उधर आपको एड्रेस ऑन रिकॉर्ड की जरूरत पड़ती है कभी कभी, तो सर उसी को एड्रेस ऑन रिकॉर्ड मान लिया जाएगा। तो यहां मैंने यही लिखा है कि अगर ई कॉमर्स ऑपरेटर या ओआईडीआर है, ऑनलाइन इंफॉर्मेशन डेटाबेस एक्सेस एंड रिट्रीवल सर्विस प्रोवाइडर, और वो टैक्सेबल सर्विस दे रहे हैं टू अनरजिस्टर्ड पर्सन, तो इररिस्पेक्टिव ऑफ द वैल्यू ऑफ सप्लाई आपको टैक्स इनवॉइस में नेम, एड्रेस ऑफ द रिसिपिएंट विद पिन कोड एंड स्टेट कोड एंड द नेम एंड एड्रेस मेंशन करना है एंड द नेम एंड एड्रेस शैल बी डीम्ड एज द एड्रेस ऑन रिकॉर्ड। ठीक है सर, ये पॉइंट क्लियर है। छोटा सा एक अमेंडमेंट था, बता दिया। उसके बाद रूल नंबर 47 की बात यहां की गई है। एनबीएफआई के केस में 45 डेज का टाइम लिमिट मिलता है। एनबीएफआई और एक टेलीकॉम कंपनी जो होती है, सर यहां पे याद रखिएगा एनबीएफआई के साथ टेलीकॉम कंपनी के बारे में बोला है। अगर आप सप्लाई ऑफ सर्विस कर रहे हो टू योर डिस्टिंक्ट पर्सन तो आपको इनवॉइस रेज करना पड़ता है बिफोर और एट द टाइम जब आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड किया है, या बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द क्वार्टर इन विच सप्लाई इज मेड, जो सब क्वार्टर में आपने सप्लाई किया है उसका लास्ट डे में इनवॉइस रेज कर दीजिएगा, या फिर जिस दिन आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करोगे उस दिन आप इनवॉइस रेज कर दीजिएगा। अगर आपने सप्लाई ऑफ सर्विस किया है बिटवीन एनबीएफआई एंड टेलीकॉम कंपनी, अगर है टेलीकॉम ऑपरेटर है, डिस्टिंक्ट पर्सन के साथ अगर कुछ ट्रांजैक्शन किया है तो इनवॉइस इस हिसाब से रेज करेंगे। एचएसएन कोड के बारे में एक छोटा सा पॉइंट मैंने दिया है। अगर आपका प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में अग्रीगेट टर्नओवर अप टू 5 करोड़ रुपीस था तो बी2बी सप्लाईज के लिए आपको सिर्फ 4 डिजिट का एचएसएन कोड लिखना है। बी2सी के केस में ऑप्शनल रहेगा। अगर रजिस्टर्ड पर्सन है, आपका एग्रीगेट टर्नओवर मोर देन 5 करोड़ रुपीस है इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, मोर देन 5 करोड़ रुपीस इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, तो आपको 6 डिजिट मैंडेटरी है, चाहे आप बी2बी सप्लाई कर रहे हैं चाहे आप बी2सी सप्लाई कर रहे हैं। उसके बाद यहां पे डिलीवरी चालान की बात मैंने बोली है कि डिलीवरी चालान रूल नंबर 55 के हिसाब से होता है। डिलीवरी चालान का हमेशा 3 कॉपी बनता है, एक बनता है कंजाइनी के लिए, एक बनता है ट्रांसपोर्टर के लिए, एक बनता है कंजाइनर के लिए। उसके बाद सर कब कब हमें डिलीवरी चालान देना है? अगर आपने सप्लाई किया लिक्विफाइड गैस वेयर द क्वांटिटी इज नॉट नोन एट द टाइम ऑफ रिमूवल फ्रॉम द सप्लायर्स प्लेस ऑफ बिजनेस, आप गुड्स भेज सकते हो। लिक्विफाइड गैस भेज रहे हो तो उस केस में आप डिलीवरी चालान के साथ भेज सकते हो। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स फॉर जॉब वर्क, सप्लाई तो है नहीं कि टैक्स इनवॉइस दूंगा, तो आप डिलीवरी चालान के साथ भेज सकते हो। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स फॉर रीजन अदर देन सप्लाई, अगर रीजन अदर देन सप्लाई है, सर
उस केस में भी आप दे सकते हो डिलीवरी चालान। वेयर गुड्स ट्रांसपोर्टेड फॉर सप्लाई बट इनवॉइस कुड नॉट बी इशूड एट द टाइम ऑफ रिमूवल, डिलीवरी चालान के साथ भेज दीजिए। एंड गुड्स ट्रांसपोर्टेड इन CKD कंप्लीट नॉकडाउन एंड सेमी नॉकडाउन SKD कंडीशन इन बैचेस और लॉट। जब आपने एक इनवॉइस ऑलरेडी इशू कर दिया होगा लेकिन ट्रांसपोर्टेशन मल्टीपल व्हीकल्स में हो रहा है, तो मल्टीपल व्हीकल्स का केस में जो अदर व्हीकल्स था वो कैसे मूव होंगे, उनके साथ आप डिलीवरी चालान अटैच करके, मतलब आप एक काम कीजिएगा, डिलीवरी चालान बनाइएगा, डिलीवरी चालान के बेसिस पे ई वे बिल जनरेट कर लीजिएगा, बस इनवॉइस का एक सर्टिफाइड कॉपी लगा दीजिएगा और ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हो ऑफ द अदर लॉट्स विच आर देयर। बेटा एक बात याद रखना, अगर गुड्स किसी ने आपको लॉट्स में भेजे हैं तो आपको क्रेडिट तभी मिलेगा जब आपके पास लास्ट लॉट आ जाएगा, उसी मंथ में क्रेडिट लेना सर। टैक्स आपने आईटीसी के चैप्टर में मैंने बोला है, ठीक है सर। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये जो डिलीवरी चालान का स्टोरी है इससे रिलेटेड दो सर्कुलर है कि सर अगर कोई ज्वेलरी लेके अप्रूवल के लेके एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अप्रूवल के लिए ज्वेलरी लेके जा रहा है या आर्ट वर्क भेज रहा है, पेंटिंग्स वगैरह भेज रहा है तो आर्ट गैलरीज, या गुड्स मूव्ड अंडर सिमिलर सिचुएशन है तो गवर्नमेंट बोलता है बेटा जब मूवमेंट करेगा तो डिलीवरी चालान के साथ मूवमेंट कर लेना प्लस ई वे बिल अटैच कर देना। बेटा याद रखना ज्वेलरी का केस में ई वे बिल नहीं होता है, ठीक है सर। लेकिन जब अप्रूवल मिल जाएगा तो टैक्स इनवॉइस इशू कर देना विद जीएसटी। तो सर समझ लीजिए एक ज्वेलर था, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ज्वेलरी लेके जा रहा था, जब आप लेके जा रहे थे तब तो सप्लाई था नहीं, तो आप डिलीवरी चालान के बेसिस पे ले जाइएगा। सामने वाले को आपने ज्वेलरी दिखाया, उसने पसंद कर लिया तो टैक्स इनवॉइस विद जीएसटी रेज कर देना। अगर आप दूसरे स्टेट में गए थे तो आईजीएसटी चार्ज करना, अगर विद इन द सेम स्टेट थे तो सीजीएसटी एंड एचजीएसटी चार्ज कर लेना। एक बात याद रखिएगा, ये सेम चीज एप्लीकेबल होता है आर्ट वर्क सेंट टू आर्ट गैलरीज और गुड्स मूव्ड अंडर सिमिलर सिचुएशन में भी। लेकिन ज्वेलरी का केस में जब भी मूवमेंट होता है तो ज्वेलरी के लिए ई वे बिल जरूरत नहीं पड़ता है और ई वे बिल चैप्टर में एक अमेंडमेंट भी आ चुका है। इमिटेशन ज्वेलरी अगर होता है तो ई वे बिल का जरूरत पड़ता है। नॉर्मल ज्वेलरी जो गोल्ड सिल्वर वगैरह का बना होता है ज्वेलरी का केस में नहीं पड़ता है ई वे बिल का जरूरत, लेकिन इमिटेशन ज्वेलरी का केस में ई वे बिल का जरूरत पड़ता है, ध्यान रखिएगा। डन सर, पॉइंट क्लियर है। उसके अलावा यहां पे एक छोटा सा पॉइंट है कि समझ लीजिए मैं टैक्सेबल सप्लाई और एग्जाम सप्लाई दोनों करता हूं टू अनरजिस्टर्ड पर्सन टू अनरजिस्टर्ड पर्सन टू अनरजिस्टर्ड पर्सन, तो मैं एक सिंगल इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई दे सकता हूं। तो अगर मैं टैक्सेबल सप्लाई और एग्जाम सप्लाई दोनों कर रहा हूं, अनरजिस्टर्ड पर्सन को कर रहा हूं, तो एक सिंगल डॉक्यूमेंट जिसे हम बोलते हैं इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई दे सकते हैं, ठीक है सर। आ जाइए नेक्स्ट पेज में। अब टैक्स इनवॉइस के चैप्टर में जब आप पढ़ोगे तो ई इनवॉइसिंग का कॉन्सेप्ट आता है। ई इनवॉइस का कॉन्सेप्ट क्या होता है सर, आप एक नॉर्मल इनवॉइस जनरेट कीजिए, नॉर्मल इनवॉइस को जनरेट करके आपको जो ई इनवॉइस का पोर्टल है, जो इनवॉइस का पोर्टल होता है उसमें जाके अपने इनवॉइस को रजिस्टर करना पड़ता है, उसे हम ई इनवॉइसिंग बोलते हैं, ठीक है सर। पॉइंट क्लियर है। अब ई इनवॉइसिंग जो है इफेक्टिव फ्रॉम 1 अक्टूबर 2022, अगर आप एक रजिस्टर्ड पर्सन है प्लस आपका एग्रीगेट टर्नओवर in any preceding financial year from 17-18, मतलब 17-18, 18-19, 19-20, 20-21, 21-22, सर 22-23 जो भी प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर है उसमें कोई भी प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में अगर आपका टर्नओवर मोर देन 10 करोड़ हो गया था तो आपको ई इनवॉइसिंग के प्रोविजन एप्लीकेबल हो गए हैं। याद रखिएगा सर, ई इनवॉइसिंग के प्रोविजन किसके लिए एप्लीकेबल है? अगर आपका टर्नओवर in any preceding financial year from 17-18 is more than 10 करोड़ रुपीस, तो सर आपके लिए ई इनवॉइसिंग का प्रोविजन एप्लीकेबल है। ये जो 10 करोड़ रुपीस है ये लिमिट फॉर द नवंबर 23 एग्जाम 10 करोड़ रुपीस है। अगर आप अपना एग्जाम मई 24 में लिख रहे हो तो मई 24 के स्टूडेंट्स के लिए जो लिमिट है वो 5 करोड़ हो गया है। बेटा फिर से ध्यान रखिएगा, नवंबर 23 के स्टूडेंट के लिए 10 करोड़ का लिमिट है। अगर आप एग्जाम मई 24 में लिख रहे हो तो बेटा मैंने यहां पे एक एडिशनल पॉइंट बोल दिया क्योंकि बच्चे मुझे मैसेज करेंगे, बोलेंगे सर ये तो 5 हो गया, अभी प्रैक्टिकली हमने देखा है, तो बेटा वो 5 करोड़ जो है प्रैक्टिकली हो गया लेकिन एग्जाम में एप्लीकेबल मई 24 के लिए है। नवंबर 23 एग्जाम के लिए 10 करोड़ ही है, 10 करोड़ ही है, ठीक है। तो इफेक्टिव फ्रॉम 1 अक्टूबर 2022 रजिस्टर्ड पर्सन विद एग्रीगेट टर्नओवर इन एनी प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम 17-18 ग्रेटर देन 10 करोड़ रुपीस, तो आपके लिए ई इनवॉइसिंग का प्रोविजन एप्लीकेबल हो जाएगा। मतलब आपको इनवॉइस जनरेट करते हुए इनवॉइस को पोर्टल में जाके रजिस्टर करना पड़ेगा, ठीक है सर। पॉइंट क्लियर है। एक छोटा सा पॉइंट यहां बोलना चाहता हूं, ई इनवॉइसिंग अगर आप कर रहे हो तो आपको इनवॉइस का ये जो ट्रिप्लीकेट कॉपी डुप्लीकेट कॉपी वगैरह जनरेट करने की जरूरत नहीं होती है ई इनवॉइसिंग के केस में, ठीक है सर। उसके बाद सर ई इनवॉइसिंग जब मैं करूंगा तो आपको करना है ई इनवॉइसिंग जो आप सप्लाई कर रहे हो टू रजिस्टर्ड पर्सन, दैट इज B2B सप्लाईज के लिए एंड एक्सपोर्ट्स के लिए। हो सकता है इंडिया के बाहर बैठा हुआ व्यक्ति रजिस्टर्ड पर्सन नहीं है, फिर भी एक्सपोर्ट्स के लिए आपको
ई इनवॉइसिंग करना पड़ेगा। और ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल नहीं होता है अगर आप एक डिपार्टमेंट ऑफ सेंटर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हो, ठीक है सर, एक लोकल अथॉरिटी हो, एसईजेड यूनिट हो, या जो रेफर टू इन 54(2), 3, 4 एंड 4A है। सर ये 54(2), 3, 4 एंड 4A क्या है, याद रखिएगा, ये है BGPM, ठीक है सर, बीजी प्राइम मिनिस्टर, याद रखिएगा सर, BGPM, बीजी प्राइम मिनिस्टर कौन सी गाड़ी में घूमता है, GLS, ठीक है सर। तो सर बी क्या हो गया, बी मतलब हो गया बैंकिंग, बी मतलब बैंकिंग, आप NBFI को याद कर लेना, NBFC बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड इंश्योरेंस कंपनी। सर वो लोग कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस या एनी अदर डॉक्यूमेंट इन ल्यू ऑफ टैक्स इनवॉइस इशू कर सकते हैं और उसे ही टैक्स इनवॉइस मान लिया जाता है। याद रखिएगा, अगर बैंकिंग कंपनी ने आपको समझ लीजिए बैंक का स्टेटमेंट इशू कर दिया, वही टैक्स इनवॉइस मान लिया जाता है, ठीक है सर। उसके बाद गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी टैक्स इनवॉइस दे या एनी अदर डॉक्यूमेंट दे, उसे ही टैक्स इनवॉइस मान लिया जाता है। स्पेशल सर्कमस्टेंस मानते हुए सर वो कंसाइनमेंट नोट देते हैं, कंसाइनमेंट नोट को ही टैक्स इनवॉइस मान लिया जाता है। उसके बाद अगर सर मैं एक पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस में हूं तो पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस में तो टिकट इशू किया जाता है, टिकट को ही टैक्स इनवॉइस मान लिया जाता है। और सर मल्टीप्लेक्स का इशू करते हैं, ई टिकटिंग करते हैं और ई टिकटिंग को ही, ई टिकट को ही टैक्स इनवॉइस मान लिया जाता है। तो सर अगर आप रूल नंबर 54(2), 3, 4 एंड 4A वाले व्यक्ति हो, जो बीजी प्राइम मिनिस्टर है, बी फॉर बैंकिंग, मतलब आप NBFI को याद कर लीजिएगा, NBFC बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड इंश्योरेंस कंपनी, G फॉर GTA, P फॉर पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन, M फॉर मल्टीप्लेक्स, G फॉर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, L फॉर सर यहां पे लोकल अथॉरिटी एंड S फॉर SEZ यूनिट। बीजी प्राइम मिनिस्टर को, जो बीजी प्राइम मिनिस्टर GLS गाड़ी में घूमते हैं और सर उनको ई इनवॉइसिंग के प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होते, ठीक है सर, ये पॉइंट क्लियर है। उसके बाद अब यहां पे एक छोटा सा अमेंडमेंट आया है जो बोलता है, ये देखिए नीचे मैंने अमेंडमेंट को कनेक्ट किया है, नीचे सर्कुलर ऑन एप्लीकेबिलिटी ऑफ ई इनवॉइसिंग विद रिस्पेक्ट टू एन एंटिटी। अब देखिए बैंकिंग कंपनीज को बोल दिया गया है कि आपको ई इनवॉइसिंग नहीं करना है। बैंकिंग कंपनीज ने गवर्नमेंट को पूछा विद रिस्पेक्ट टू बैंकिंग सर्विसेज हमें ई इनवॉइसिंग नहीं करना है, मतलब बैंक अगर समझ लीजिए गोल्ड वगैरह में ट्रेड कर रहा है तो सर वो तो बैंकिंग सर्विसेज नहीं हुआ, तो वो तो हम गोल्ड बेचने की एक्टिविटी कर रहे हैं, तो सर क्या हमें ई इनवॉइसिंग करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू आवर गोल्ड रिलेटेड, अगर हम बेचना खरीदना कर रहे हैं, वो तो बैंकिंग सर्विसेज नहीं है, आपने बैंकिंग कंपनी के लिए बोला है, तो विद रिस्पेक्ट टू ओनली बैंकिंग सर्विसेज हमें ई इनवॉइसिंग नहीं करना है। विद रिस्पेक्ट टू अदर जो गुड्स एंड सर्विसेज हम सप्लाई करेंगे उसके लिए क्या हमें ई इनवॉइसिंग करना है। मतलब आपने जब बोला था कि बैंकिंग कंपनीज को नहीं करना है, इज इट विथ रेस्पेक्ट टू एन एंटिटी आपने बोला था कि ई इनवॉइसिंग नहीं करना है, विथ रेस्पेक्ट टू, या फिर विथ रेस्पेक्ट टू ओनली बैंकिंग सर्विसेज आपने बोला था। तो गवर्नमेंट ने यहां पे क्लैरिफिकेशन दे दिया, वेदर द एग्जम्पशन विथ रेस्पेक्ट टू ई इनवॉइसिंग इज एप्लीकेबल फॉर द एंटिटी एज ए होल और द सेम इज अवेलेबल ओनली विथ रेस्पेक्ट टू सर्टेन सप्लाईज मेड बाय द एंटिटी। तो गवर्नमेंट ने यहां पर बोला द एग्जम्पशन फ्रॉम जनरेटिंग ई इनवॉइसिंग इज फॉर द एंटिटी एज ए होल एंड नॉट रेस्ट्रिक्टेड टू द नेचर ऑफ सप्लाई being made by the entity। तो सर it is applicable to the whole entity। एग्जाम्पल बैंकिंग कंपनी अगर बुलियन बेच रहा है, सेलिंग बुलियन, 2 बार सेलिंग आ गया था, सेलिंग बुलियन, तो सर वो भी एग्जम्प्ट रहेंगे, पूरा का पूरा एंटिटी रिलेटेड ये एग्जम्पशन है। ऐसा नहीं कि बैंकिंग कंपनीज का बैंकिंग सर्विसेज के लिए सिर्फ एग्जम्पशन दिया गया था फ्रॉम ई इनवॉइसिंग। डन सर, पॉइंट क्लियर है। उसके बाद यहां पे डायनामिक क्यूआर कोड रिलेटेड पॉइंट है, देखिए क्या बोल रहे हैं, डायनामिक क्यूआर कोड। सर डायनामिक क्यूआर कोड को क्या होता है, आप गए सब्जी खरीदने, जो यहां पे सब्जी राशन वगैरह खरीदने आप एक सुपरमार्केट गए, सुपरमार्केट आपको जब इनवॉइस इशू करेगा तो उसमें एक डायनामिक क्यूआर कोड देगा जिसको आप स्कैन करोगे, आपके गूगल पे वगैरह में डायरेक्टली अमाउंट दिखाएगा, क्लिक पे एंड गो, उसे हम डायनामिक क्यूआर कोड बोलते हैं। और डायनामिक क्यूआर कोड हो सकता है इनवॉइस में प्रिंट करके दे दे, अगर इनवॉइस में प्रिंट करके नहीं दे रहे हैं तो डिजिटल डिस्प्ले में दिखा देंगे। अगर आपने डिजिटल डिस्प्ले को स्कैन करते हुए पेमेंट किया तो सर कैसे आपने पेमेंट किया है वो इनवॉइस में कैप्चर कर लेंगे, तो इनवॉइस में उन्हें डायनामिक क्यूआर कोड देने की जरूरत नहीं है, डिजिटल डिस्प्ले में दिखाएंगे तो भी चल जाएगा। अब चलिए, डायनामिक क्यूआर कोड विद इफेक्ट फ्रॉम 1st of December 2022, अगर आप एक रजिस्टर्ड पर्सन हो, एग्रीगेट टर्नओवर इन एनी प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर 17-18 से मोर देन 500 करोड़ है, तो विद रेस्पेक्ट टू योर सप्लाई टू अनरजिस्टर्ड पर्सन, मतलब आपका B2C सप्लाई के लिए बेटा याद रखना 17-18 से लेके कोई भी ईयर में 17-18, 18-19, 19-20, 20-21, 21-22, 22-23 मेरा प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर देखना है। तो अगर अभी 23-24 है, एनी प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम 17-18, करंट ईयर नहीं, एनी प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम 17-18 इज मोर देन 500 करोड़, तो विद रिस्पेक्ट टू माय B2C
B2C मतलब जो अनरजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई करूंगा उसके लिए मुझे डायनामिक क्यूआर कोड इनवॉइस में देना है। अगर इनवॉइस में नहीं दे रहा हूं तो डिजिटल डिस्प्ले में दिखाना है, वही कंप्लायंस होगा। अगर मैंने नहीं किया तो बेटा आप नॉन कंप्लायंट हो गए। अब इसका पर्पस क्या है? टू एनेबल यूपीआई पेमेंट। और सर किसको किसको एप्लीकेबल नहीं होता है? सेम बीजी प्राइम मिनिस्टर एंड OIDR, बीजी प्राइम मिनिस्टर ओ, तो BGPMO। सर बीजी मतलब बी फॉर बैंकिंग, बैंकिंग मतलब NBFI याद कर लेना, G फॉर GTA, P फॉर पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन, M फॉर मल्टीप्लेक्स एंड O मतलब होगा OIDR सर्विसेज। जो इंडिया के बाहर से OIDR सप्लायर थे, वो जो इंडिया में सर्विसेज दे रहे थे, उनके लिए भी यहां पे ई इनवॉइसिंग के प्रोविजन, सॉरी डायनामिक क्यूआर कोड के प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होंगे। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। अब ये जो डायनामिक क्यूआर कोड था, इसलिए इसके रिलेटेड बहुत सारे क्लैरिफिकेशन आए थे, सारा का मैंने यहां पे फटाफट एक क्रक्स दे दिया है, देख लेते हैं। क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग एप्लीकेबिलिटी ऑफ डायनामिक क्यूआर कोड। डायनामिक क्यूआर कोड रिलेटेड एप्लीकेबिलिटी के लिए बहुत सारे क्लैरिफिकेशन आए थे, सुनिए। इज डायनामिक क्यूआर कोड रिक्वायर्ड फॉर एक्सपोर्ट? बेटा एक बात याद रखना, मैं आपको फटाफट बोल रहा हूं, ठीक है सर? क्या डायनामिक क्यूआर कोड रिलेटिंग टू एक्सपोर्ट का जरूरत पड़ेगा? देखिए, एक्सपोर्ट अगर आप करते हो तो उसको B2B सप्लाई करते हुए उसके ऊपर यहां पे देखिए, फॉर एक्सपोर्ट ई इनवॉइसिंग आर रिक्वायर्ड। जब आप एक्सपोर्ट करते हो तो आपको ई इनवॉइसिंग की जरूरत पड़ती है। तो यहां पे जब आप एक्सपोर्ट कर रहे हो तो B2C सप्लाई है, लेकिन गवर्नमेंट ने क्लैरिफिकेशन दिया कि जब आप एक्सपोर्ट कर रहे हो तो क्योंकि ई इनवॉइसिंग के प्रोविजन एप्लीकेबल है, डायनामिक क्यूआर कोड एप्लीकेबल नहीं होगा। लेकिन तो लोगों ने बोला, हाउएवर अगर समझ लीजिए मैंने इंडिया के बाहर एक्सपोर्ट किया, अगर मैंने इंडिया के बाहर किसी पर्सन को सप्लाई किया है और उसका प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया में आ गया, तो सर एक्सपोर्ट नहीं है, क्योंकि एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस का मतलब होता है सप्लायर इज इन इंडिया, रिसिपिएंट इज आउटसाइड इंडिया, प्लेस ऑफ सप्लाई शुड बी आउटसाइड इंडिया। सप्लायर इंडिया में है, रिसिपिएंट आउटसाइड इंडिया है, प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया में आ गया, वो तो एक्सपोर्ट नहीं हुआ सर। तो भी गवर्नमेंट ने बोला अगर वो एक्सपोर्ट नहीं हो रहा है, जो रिसिपिएंट आउटसाइड इंडिया है वो तो इंडिया का गूगल पे यूज करके ऐसे स्कैन करके पेमेंट नहीं करेगा, तो आपको डायनामिक क्यूआर कोड देने की जरूरत नहीं है। इन्होंने बोला इफ सप्लाई आउटसाइड इंडिया डज नॉट, if supply outside India does not fall in export of service का definition, place of supply is in India, then it's not export of service. In that case also QR code is not required since QR code cannot be used by the recipient who is outside India. उसके बाद लोगों ने पूछा जब हम QR कोड देंगे तो उसमें क्या क्या पैरामीटर्स कैप्चर होने चाहिए? तो गवर्नमेंट ने बोला सप्लायर का GSTN नंबर, UPI ID, इनवॉइस नंबर, डेट एंड टोटल इनवॉइस वैल्यू एंड GST कैप्चर कर लेना। बट ये जो बैंक अकाउंट डिटेल्स वगैरह थे, इसके लिए और एक क्लैरिफिकेशन आया था कि बैंक अकाउंट नहीं चाहिए सिंस यूपीआई इज ऑलरेडी लिंक टू द बैंक अकाउंट। उसके बाद एक क्वेश्चन आया कि सर अगर रिटेल सेल हो रही है ओवर द काउंटर जिसमें पहले पेमेंट मिल गया है बाय डिस्प्लेइंग द क्यूआर कोड, कि सप्लायर बोलता है पहले हम क्यूआर कोड दिखाएंगे, अब पेमेंट कीजिए, पेमेंट करने के बाद हम इनवॉइस जनरेट करेंगे। तो सर इनवॉइस में इस केस में ये बोल रहे थे कि इनवॉइस में जो ये इनवॉइस का नंबर होता है और डेट होता है, वो क्यूआर कोड में हम कैसे कैप्चर करें? क्यों पहले तो हमने क्यूआर कोड दे दिया, क्यूआर कोड पहले हमने सेल्स रेफरेंस। देखिए पहले आप क्या करोगे सर, इनवॉइस जनरेट करोगे, इनवॉइस जनरेट करके इनवॉइस का डिटेल आप क्यूआर कोड में कैप्चर करोगे। अब सर हमने यहां क्या किया, हमने तो पहले क्यूआर कोड दिया, पेमेंट लिया, उसके बाद इनवॉइस जनरेट किया। तो सर इस केस में तो यहां पे क्यूआर कोड में हमने इनवॉइस का डिटेल डाला ही नहीं। तो ये बोल रहे हैं इन केस ऑफ रिटेल सेल ओवर द काउंटर पेमेंट इज रिसीव्ड बाय डिस्प्लेइंग क्यूआर कोड बट इनवॉइस इज जनरेटेड आफ्टर द पेमेंट, हेंस invoice details are not required to be captured in the hence invoice details are not captured in the dynamic QR code, क्योंकि आपने तो बोला था इनवॉइस का डिटेल कैप्चर करना है। In such case also the unique order ID or sales reference number which is linked to the invoice may be provided in the dynamic QR code। तो जो सेल्स रेफरेंस नंबर या ऑर्डर आईडी था जो आपने जनरेट किया था, वो आप प्रोवाइड कीजिएगा डायनामिक क्यूआर कोड में फॉर डिजिटल डिस्प्ले एज लॉन्ग एज द डिटेल्स ऑफ सच ऑर्डर आईडी एंड रेफरेंस नंबर लिंकेज विद द इनवॉइस आर अवेलेबल इन द प्रोसेसिंग सिस्टम ऑफ द सप्लायर। सप्लायर के सिस्टम में जो आपने इनवॉइस जनरेट किया था, बाद में इनवॉइस जो जनरेट किया था और ऑर्डर आईडी का लिंकेज ऑलरेडी अवेलेबल है, तो सर एंड क्रॉस रेफरेंस ऑफ सच पेमेंट विथ यूनिक ऑर्डर आईडी इज प्रोवाइडेड इन द इनवॉइस, कि सर आपने इनवॉइस में ऑर्डर आईडी प्लस जो जैसे पेमेंट रिसीव किया है वो मेंशन कर दिया है, तो उसको मान लिया जाएगा कि आपने कंप्लायंस किया है। उसके बाद नेक्स्ट आता है सप्लायर प्रोवाइड डायनामिक क्यूआर कोड इन डिजिटल डिस्प्ले। ठीक है सर, सप्लायर प्रोवाइड्स डायनामिक क्यूआर कोड इन डिजिटल डिस्प्ले बट कस्टमर पेज थ्रू यूपीआई थ्रू अदर मोड। सर समझ लीजिए मैंने तो डायनामिक क्यूआर कोड दिया था,
लेकिन कस्टमर ने सर मैंने डायनामिक क्यूआर कोड दिखाया था उसे, लेकिन सप्लायर कस्टमर बोला कैश में पेमेंट करूंगा, क्या मार के उससे पेमेंट थोड़ी लूं? तो गवर्नमेंट ने बोला कोई बात नहीं, आपने जैसे पेमेंट लिया है वो डिटेल्स आप इनवॉइस में कैप्चर कर लीजिएगा और उसे कंप्लायंस मान लिया जाएगा। उसके बाद सप्लायर प्रोवाइड द कस्टमर अदर मोड्स ऑफ पेमेंट लाइक यूपीआई कलेक्ट एंड यूपीआई इंटेंट। तो सर कभी कभी क्या होता है, सप्लायर आपको बोलता है मैं आपको एक लिंक भेज रहा हूं, आप क्लिक कीजिए और पेमेंट कर दीजिए, मैं आपको डायनामिक क्यूआर कोड वगैरह नहीं दिखा रहा हूं, तो भी चलेगा क्या? तो गवर्नमेंट ने बोला हाँ बेटा, बस आप एक काम कीजिएगा कि कैसे आपको पेमेंट मिला है, क्रॉस रेफरेंस ऑफ पेमेंट ऑन इनवॉइस विल बी डीम्ड टू बी एज कंप्लायंस। बस कोई बात नहीं, आप एक काम कीजिएगा, उसे यूपीआई इंटेंट जो भी भेज रहे हो उसको क्लिक करके अगर कस्टमर पेमेंट कर देता है, आपको जो पेमेंट मिल गया उसका डिटेल्स ऑफ द पेमेंट आप इनवॉइस में कैप्चर कर लेना और मान लिया जाएगा आपने कंप्लायंस किया है। इज जनरेशन एंड प्रिंटिंग ऑफ क्यूआर कोड मैंडेटरी फॉर प्रीपेड इनवॉइसेस? नो सर, कोई बात नहीं, अगर प्रीपेड इनवॉइस था तो उसके केस में भी आप क्रॉस रेफरेंस ऑफ पेमेंट डाल दीजिएगा इनवॉइस में और मान लिया जाएगा कि वो क्या है, कंप्लायंस हो गया है। उसके बाद ऑन once e-commerce operator or online app has complied with the dynamic QR code का requirement, will supplier using such e-commerce be required to comply with the dynamic QR code requirement? समझ लीजिए मैं फ्लिपकार्ट के थ्रू भेजता हूं, फ्लिपकार्ट डायनामिक क्यूआर कोड का कंप्लायंसेस करता है, तो सर क्या मुझे भी डायनामिक क्यूआर कोड का कंप्लायंसेस करना है? तो गवर्नमेंट ने बोला आप अलग हो, फ्लिपकार्ट अलग है। फ्लिपकार्ट के ऊपर अगर डायनामिक क्यूआर कोड का रिक्वायरमेंट आ रहा है तो उसे भी कंप्लाई करना है, अगर आपके ऊपर डायनामिक क्यूआर कोड का रिक्वायरमेंट आ रहा है तो आपको अलग से कंप्लायंसेस करने हैं। ऐसा नहीं है कि फ्लिपकार्ट कंप्लायंसेस कर रहा है तो आपका भी कंप्लायंस हो गया, ऐसा मान लिया जाएगा, नहीं। उसके बाद ये बोल रहे हैं इज डायनामिक क्यूआर कोड रिक्वायर्ड टू बी प्रोवाइडेड टू यूआईएन होल्डर? तो गवर्नमेंट ने बोला यस, यूआईएन होल्डर को जब आप सप्लाई करते हो तो यस, यहां बोला है यूआईएन होल्डर तो एक रजिस्टर्ड पर्सन नहीं होता है, हेंस इट इज कंसिडर्ड एज एन इनवॉइस विच इज B2C सप्लाई, और आप यूआईएन होल्डर का केस में डायनामिक क्यूआर कोड देना पड़ेगा, यूआईएन होल्डर का केस में डायनामिक क्यूआर कोड देना पड़ेगा। उसके बाद यहां बोला गया है कि सर जब एक ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू एक सप्लायर सप्लाई करता है तो सर क्या सप्लायर का डायनामिक क्यूआर कोड देना है, या ये जो ई कॉमर्स ऑपरेटर जाएगा, ई कॉमर्स ऑपरेटर अपने बंदे को भेजेगा, तो ई कॉमर्स ऑपरेटर जब पेमेंट कलेक्ट करने वाला है तो सर क्या सप्लायर का क्यूआर कोड देना है या ई कॉमर्स ऑपरेटर का क्यूआर कोड देना है ताकि पेमेंट रिसीव हो जाए? बेटा जो पेमेंट कलेक्ट कर रहा है उसका डायनामिक क्यूआर कोड देना है। तो यहां बोला गया है पेमेंट इज कलेक्टेड बाय ई कॉमर्स और ऑथराइज्ड पर्सन ऑन बिहाफ ऑफ सप्लायर, इन सच केस UPI ID of such person authorized may be provided in the dynamic QR code instead of supplier's UPI ID। आप एक काम कीजिएगा, आप अपने इनवॉइस में डायनामिक क्यूआर कोड प्रिंट तो कीजिएगा, लेकिन उस डायनामिक क्यूआर कोड में जो UPI ID है वो ई कॉमर्स का दीजिएगा ताकि ई कॉमर्स को पेमेंट आ जाए, वो TCS काटने के बाद आपको रिमेनिंग अमाउंट का पेमेंट कर देंगे। ठीक है सर। उसके बाद सर समझ लीजिए मैंने 10,000 रुपए का सेल किया और कस्टमर ने क्या किया, मुझे वाउचर दे दिया, कोई एडवांस ऑलरेडी दिया हुआ था, तो मैं जो डायनामिक क्यूआर कोड दूंगा वो 10,000 रुपए के लिए दूंगा या वाउचर डिडक्ट करने के बाद जो रिमेनिंग अमाउंट आ गया उसके लिए दूंगा? तो गवर्नमेंट ने बोला नालायक, डायनामिक क्यूआर कोड पेमेंट कलेक्शन के लिए होता है, तो अगर 10,000 रुपए से कोई एडवांस ऑलरेडी दिया हुआ था, कोई वाउचर वगैरह का अमाउंट ऑलरेडी था, तो जो रिमेनिंग अमाउंट होगा उसके लिए तू डायनामिक क्यूआर कोड देना। एंड ये बोल रहे हैं रिमेनिंग अमाउंट के लिए जो डायनामिक क्यूआर कोड है वो दे देना और उसका सारा डिटेल्स आप कैप्चर कर लेना अपने इनवॉइस में। इनवॉइस में सारा डिटेल्स आपको कैप्चर करना है कि कितना का सेल था, कितना अमाउंट मिला है, कितना एडजस्टमेंट हुआ, ये सारा डिटेल कैप्चर कर लेना। ठीक है सर। इससे छोटा मोटा कभी कभी पॉइंट पूछ लेते हैं। ठीक है सर। उसके बाद प्रोसीजर विथ रेस्पेक्ट टू टाइम एक्सपायर्ड ड्रग्स। याद रखिएगा अगर मैंने मेडिसिन बेचा है तो यहां पे क्या हुआ था, मेडिसिन कंपनीज बोल रही थी सर हम मेडिसिन बेच देते थे और सामने वाले के पास मेडिसिन अगर एक्सपायर हो जाता है तो क्या करना है? गवर्नमेंट ने बोला अगर टाइम लिमिट, आपने पाउडर खरीदा, पाउडर से बनाया मेडिसिन, मेडिसिन बना के बेच दिया, अब क्या हुआ, मेडिसिन एक्सपायर हो गया। अगर मेडिसिन विद इन टाइम लिमिट एक्सपायर हुआ है जो आप क्रेडिट नोट इशू कर सकते हैं, तो आप क्रेडिट नोट इशू कर दीजिए, जीएसटी रिटर्न कर दीजिए, गवर्नमेंट भी आपको जीएसटी का एडजस्टमेंट दे देगा। लेकिन सर मेडिसिन का केस में क्या होता है, जनरली मेडिसिन 2-3 साल के बाद एक्सपायर होती है, तो ये क्या करते हैं सर, ये हमें 2-3 साल के बाद रिटर्न करते हैं, तब तक तो हम क्रेडिट नोट इशू नहीं कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट ने एक और सोल्यूशन दिया यहां पे, गवर्नमेंट ने बोला सामने वाले व्यक्ति को बोल दे कि एज फ्रेश सप्लाई तुझे रिटर्न कर देगा। मतलब तूने यहाँ पे पाउडर खरीदा, पाउडर से मेडिसिन बनाया, मेडिसिन बेच दिया, आपने यहाँ पे जीएसटी चार्ज कर लिया, उसने वहां पे इनपुट टैक्स क्रेडिट ले लिया, अब उसे बोलिए भूल जाए। अब वो जब आपको रिटर्न कर रहा है, आप उसे रिटर्न करने के समय बोले ऐसा कीजिए कि तू मुझे फ्रेश सप्लाई कर रहा है, तुम उसे जीएसटी चार्ज कर ले, जितना मैंने सेल किया था, जितना जीएसटी मैंने चार्ज किया था, तू भी उतना सेल दिखा दे, तू भी उतने जीएसटी चार्ज कर ले, मुझे ड्रग्स को भेज दे। अब मैं क्या करूंगा, ड्रग्स को डिस्ट्रॉय कर दूंगा, मेरा आईटीसी डिस्ट्रॉय हो जाएगा, लेकिन
तुझे जब मैंने बेचा था तुझे इनपुट मिला था, अब तू जब मुझे वापस बेचेगा तुझे आउटपुट मिलेगा, इनपुट आउटपुट सेट ऑफ कर लेना और तू मुझे एज फ्रेश सप्लाई सप्लाई कर दे। बस यही यहां पे सोल्यूशन दिया गया कि फर्स्ट ऑप्शन होता है रिटर्न बाय द रजिस्टर्ड पर्सन, ट्रीट एज फ्रेश सप्लाई एंड इशू ए टैक्स इनवॉइस। अगर कॉम्पोजिशन डीलर को आपने बेचा था तो वो बिल ऑफ सप्लाई इशू करेगा, अगर आपने अनरजिस्टर्ड पर्सन को बेचा था तो वो कमर्शियल इनवॉइस करते हुए आपको रिटर्न कर देगा। आपको ड्रग्स को डिस्ट्रॉय कर देना है, जैसे आप ड्रग्स को डिस्ट्रॉय कर दोगे जो आपने आईटीसी लिया था ऑन द फ्रेश सप्लाई उसको आपको रिवर्स कर देना है। ओके सर, उसके बाद सेकंड ऑप्शन क्या होता है, सप्लायर इश्यूज ए क्रेडिट नोट। आप एक काम कीजिएगा, आप मुझे मेडिसिन इशू कर दीजिएगा, रिटर्न कर दीजिएगा, मैं आपको क्रेडिट नोट दे दूंगा एंड रिटेलर रिटर्न्स बाय इशूइंग ए डिलीवरी चालान, डिलीवरी चालान के साथ भेज दीजिएगा। इफ क्रेडिट नोट इशूड विद इन टाइम लायबिलिटी मे बी एडजस्टेड और एल्स लायबिलिटी कैन नॉट बी एडजस्टेड। और सर जब आपने गुड्स बेचे और गुड्स रिटर्न आ गए तो उन गुड्स बनाने के लिए जो आपने पाउडर खरीदा था और पाउडर पे जो जीएसटी क्रेडिट लिया था, क्योंकि अब गुड्स जब रिटर्न आ गए तो आप मेडिसिन को डिस्ट्रॉय कर दोगे, तो जो आईटीसी लिया था उसको भी आपको रिवर्स करना पड़ेगा। बेटा सिंपल सा बात है, अगर मैंने आपको मेडिसिन बेचा है और आपने मेडिसिन मुझे रिटर्न कर दिया तो सर रिटर्न करने पे मैं आपको क्रेडिट नोट दे दूंगा, बात खत्म हो गई। लेकिन अगर आपने रिटर्न आफ्टर द टाइम लिमिट किया है तो गवर्नमेंट ने यहां पे एक सोल्यूशन दिया है कि आप सामने वाले व्यक्ति को बोलिए एज फ्रेश सप्लाई आपको रिटर्न कर दे और एक टैक्स इनवॉइस दे दे। आपने मेडिसिन, आपके पास मेडिसिन आ गया है, अब उस मेडिसिन को आप डिस्ट्रॉय कर दीजिए, जो आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन द फ्रेश सप्लाई लिया है उसको भी आप डिस्ट्रॉय कर देना। दैट्स इट एवरीवन। उसके बाद गुड सेंट और टेकन आउट ऑफ इंडिया फॉर एग्जीबिशन और सेल्स प्रमोशन। यहां क्या बोल रहे हैं सर, समझ लीजिए मैं इंडिया से इंडिया के बाहर कुछ गुड्स को लेके जाता हूं अप्रूवल के लिए या सेल प्रमोशन के लिए या कोई एग्जीबिशन के लिए, तो गवर्नमेंट बोलता है जब आप उसको लेके जा रहे हो, सिंस इट इज नॉट ए सप्लाई, कोई टैक्स इनवॉइस की जरूरत नहीं है, बस मूव कर देना ऑन द बेस ऑफ डिलीवरी चालान। इनवॉइस इशू कर देना जब सेल टेक्स प्लेस, व्हेन द सेल टेक्स प्लेस आप इनवॉइस इशू कर देना। अगर सामने वाले व्यक्ति ने एक्सेप्ट नहीं किया है एंड गुड्स कम बैक विद इन 6 मंथ तो कोई बात नहीं, नो सप्लाई नो टैक्स इनवॉइस। लेकिन सर अगर सप्लायर एक्सेप्ट नहीं करता है और आपने गुड्स को 6 महीने में वापस नहीं लाया तो उसको डीम्ड सप्लाई मान लिया जाएगा, क्योंकि सेक्शन नंबर 31(7) बोलता है कि आप जब गुड्स को इंडिया के बाहर लेके जा रहे हो तो आप जब भी गुड्स को अप्रूवल के लिए भेजते हो तो यहां पे जब आप गुड्स को अप्रूवल के लिए लेके जा रहे हो 6 महीना में अप्रूवल मिल गया तो वेरी गुड है। देखिए नो टैक्स जब आप लेके जा रहे हो तब वो सप्लाई नहीं है, नो टैक्स इनवॉइस बस एक डिलीवरी चालान के बेसिस पे ले जाइएगा, इनवॉइस इशू कर दीजिएगा जब सेल टेक्स प्लेस। लेकिन सर याद रखिएगा 6 महीना में अप्रूवल मिल जाना चाहिए। अगर 6 महीना में अप्रूवल नहीं मिला, इफ बायर डज नॉट एक्सेप्ट एंड गुड्स कम बैक विद इन 6 मंथ तो कोई सप्लाई नहीं है, कोई टैक्स इनवॉइस इशू नहीं करना है। लेकिन अगर बायर एक्सेप्ट नहीं करता है एंड गुड्स वापस भी नहीं आते तो वो डीम सप्लाई है और आपको एक टैक्स इनवॉइस रेज करना पड़ेगा। ठीक है सर, अगर सर समझ लीजिए मैंने उसको सप्लाई दिखाया है तो सर क्या मुझे जीरो रेटेड सप्लाई का बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि सेल तो इंडिया के बाहर हुआ है। तो गवर्नमेंट ने बोला यस बाबा, सप्लाई इज ऑल्सो एलिजिबल फॉर जीरो रेटिंग। आप रिफंड ऑफ अनयूटिलाइज आईटीसी जो होता है, अनयूटिलाइज आईटीसी का एज पर द रिफंड का फॉर्मूला आप ले लीजिएगा। और सर यहां पे ऑप्शन ऑफ रिफंड ऑफ आईजीएसटी पेड ऑन एक्सपोर्ट इज नॉट अवेलेबल, क्योंकि सर आप जब गुड्स को लेके गए थे वो सप्लाई नहीं था तो आप उसको जीरो रेटेड सप्लाई बोलते हुए उसके ऊपर आईजीएसटी का पेमेंट करके एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। इस केस में सिर्फ एलयूटी वाला ऑप्शन अवेलेबल रहेगा, यही ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं। डन सर, पॉइंट क्लियर है। बेटा ये जो चैप्टर है ना, ऑल्दो बच्चे इसको बोलते हैं कि सर बहुत लेंथी चैप्टर है, लेकिन ये बी ग्रेडेड चैप्टर है, लेकिन ये चैप्टर आपको आएगा तो ही आपको टैक्स इनवॉइस का चैप्टर आएगा। और मेरा बिलीव है एटलीस्ट 4 मार्क का क्वेश्चन इस चैप्टर से आता है, कहीं छोटा मोटा लिंकिंग आ जाता है। अगर आपको ये चैप्टर नहीं आएगा, बड़े बड़े क्वेश्चन कोई और क्वेश्चन में करने में आपको तकलीफ आएगा। इस चैप्टर का ध्यान रखिएगा। मुझे लगता है ये जो अमेंडमेंट वाला पॉइंट है ये अच्छा पॉइंट है। उसके अलावा सेक्शन नंबर 31(3), सेक्शन नंबर 31(1), सेक्शन नंबर 31(2) ये अच्छा है। सेक्शन नंबर 31(5) भी अच्छा है। ठीक है सर, डेबिट नोट क्रेडिट नोट को आपको अच्छे से करके जाना है। डन सर। उसके अलावा ये तो एक अमेंडमेंट का पॉइंट है, ध्यान रखना ही है। ई इनवॉइसिंग और डायनामिक क्यूआर कोड, ये दोनों पॉइंट का ध्यान रखिएगा। ई इनवॉइसिंग कब जरूरत होता है, डायनामिक क्यूआर कोड का कब जरूरत होता है। बाकी बेटा पूछने को तो चैप्टर से कुछ भी पूछ सकते हैं। राइट एवरीवन, क्लोज करूंगा अपना कंप्लीट रिवीजन ऑन द चैप्टर ऑफ टैक्स इनवॉइस, क्रेडिट नोट एंड डेबिट नोट। सर टैक्स इनवॉइस का चैप्टर में सेक्शन नंबर 31 अबाउट द टैक्स इनवॉइसेस वगैरह की बात करता है। 32 सर अनरजिस्टर्ड पर्सन शुड नॉट कलेक्ट, रजिस्टर्ड पर्सन शुड कलेक्ट इन द प्रोविजन ऑफ द एक्ट और रूल्स। सर 33 बोलता है कि आपको अमाउंट ऑफ टैक्स अलग से दिखाना है। 34 डेबिट नोट क्रेडिट नोट की बात करता है। रूल नंबर 55
रूल नंबर 55 डिलीवरी चालान की बात करता है। बिसाइड दैट जो छोटे छोटे अमेंडमेंट है उन दोनों अमेंडमेंट का ध्यान रखिएगा। डन सर, क्लोज करूंगा अपना कंप्लीट रिवीजन ऑन द चैप्टर ऑफ टैक्स इनवॉइस, क्रेडिट नोट एंड डेबिट नोट।